इंडिया इज़ ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन। तो आज जो 26 जनवरी है, उस दिन हमारा इसी तारीख को 1950 के दिन हम अपना संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया था। और ये हमें डिफाइन करता था। कॉन्स्टिट्यूशन एक आईडी कार्ड की तरह है इंडिया की। जैसे कि हमारा आईडी कार्ड हो गया आधार कार्ड, तो ऐसा ही आईडी कार्ड भारत का वो है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम नेशनल चार्टर भी कह सकते हैं। यानी कि यह हर चीज़ के ऊपर सुपरसीड करता है, यानी कि ये हर लॉ के ऊपर सुपीरियर है। और देखना पड़ता है कि हर लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ आ रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए। इसके बाद आते वापस से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से आईडी कार्ड है, तो वो हमने खुद वी द पीपल ऑफ इंडिया ने खुद से अपना एक वादा किया हुआ है कि हम इस तरीके का स्टेट चलाएंगे। और ये हमने आइडियल्स लिए अपने खुद, एक अमेरिका को भी देखकर, दूसरा यूएस यूके को भी देखकर, ब्रिटेन को भी देख के। जिस तरीके से ब्रिटेन में एक मोनार्क रूल करता है, उसका वो हेड ऑफ़ द स्टेट है, वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। उस तरीके से कोई मोनार्क राजा रानी नहीं, हम एक अपना खुद का प्रेसिडेंट चुनेंगे बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव, जिसके लिए हम खुद वोट करेंगे। तो फ्रीडम फाइटर्स को धीरे धीरे एहसास हुआ जब ये ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे कि हमें ऐसा डोमिनियन स्टेट बन के नहीं रहना है। हमको ब्रिटेन का नाम पे चस्पा करा हुआ, हम अपना जो है खुद पूर्ण स्वराज चाहते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। उसको कहते हैं सोवरेन सोशलिस्ट, यानी कि जो लोगों के भलाई के लिए, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ही है देश का, वो है लोगों के भलाई के लिए काम किया जाएगा। उसके बाद हो गया सेक्युलर, यानी कि इस किसी भी धर्म पंथ को फॉलो करने की आज़ादी, फंडामेंटल राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को देता है। धर्म का, आप किसी भी पंथ का, किसी भी पूजा पद्धति का, किसी भी तरीके से शादी का भी अधिकार जो है फंडामेंटल राइट बना के कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। डेमोक्रेटिक बोले तो कोई भी सरकार चुनी हुई आएगी। एक हो गया जो स्टेट का हेड जो कहते हैं, जिसको फर्स्ट पर्सन स्टेट हेड कहते हैं, वो प्रेसिडेंट है। दूसरा जो हमारा जो सरकार का हेड है, गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का, वो प्रधानमंत्री है। वो भी चुनकर आएगा। हमारे सारे एमपी है, हमारे सारे एमएलए, हमारे सारे कॉरपोरेटर जो भी पार्षद वगैरह होते हैं, ग्राम पंचायत वगैरह, सब चुन के ही आएंगे। रिपब्लिक का तो अर्थ आप जानते ही हैं कि हमारा जो स्टेट हेड होगा यानी कि प्रेसिडेंट होगा, वो भी कोई मोनार्क नहीं होगा, कोई राजा रानी नहीं होगा। उसको चुनने का एक फॉर्मूला है, डिसाइड किया है इंडिया ने, जो कि हमारे जो सांसद हैं, जो कि हमारे विधायक हैं, उन सब की जितनी भी स्टेट की जो पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलएज वगैरह हैं, उससे हम जो है भाग देकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि इनको कितना वोटिंग का अधिकार, इनका वोट कितना वजन रखता है। तो ये बेसिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि हमारे किसी भी स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उत्तर प्रदेश का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि प्रेसिडेंट चुनने में उनका जितना बड़ा हाथ होगा, वो सबसे बड़ा हाथ होगा। तो वो वहाँ के जो एमएलएज हैं, उनका जितना 208 आता है शायद, तो इतना वोटिंग उनको आता है प्रेसिडेंट चुनने के लिए। उसके बाद आ गए एमपीज़। अब जो सारी वोट वैल्यू जो कि एमएलएज की आती है सारे स्टेट्स की, सबको एडअप कर दिया जाए, सबका सम कर दिया जाए, डिवाइडेड बाय 776 सांसदों से, तो उसके बाद वो एमपी की वैल्यू आ जाती है वोटिंग की। वैल्यूज़ को एडअप करने के बाद डिवाइड कर दो, 2 से ऐड कर दो, +1 वगैरह, इस तरीके से हमारा प्रेसिडेंट चुना जाता है। मोटा मोटी आप जान लीजिए कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि एमपी एमएलएज वगैरह, उनके ऊपर, उनकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, जनसंख्या उनकी कितनी है, उस हिसाब से हमारा प्रेसिडेंट भी चुना हुआ ही आता है। इंडिया को बनाने में, ये कॉन्स्टिट्यूशन रचने में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। मतलब हमारे जो संविधान के रचयिता, उसके बाद सांसद वगैरह, एमएलएज वगैरह बैठते रहे, उसके बाद उन्होंने जो संविधान किया, उसके बाद 200 सवा 200 शायद अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन किया। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या होता है कि स्पेशल वोटिंग चाहिए होता है संसद में, कि संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में आपके 2/3 जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अवेलेबल होना चाहिए वोटिंग के लिए। और उसके बाद फिर स्टेट्स भी 50% से ज़्यादा स्टेट जो है उसको यस करना चाहिए। उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इनैक्ट होता है, ऐड होता है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा चौड़ा, उसके बाद सारे लॉज बहुत लंबे चौड़े लिखित में,
जैसे कि यूके में लॉज वगैरह जो हैं वो इस तरीके से नहीं है और वहाँ का मोनार्क रूल करता है। इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया ने बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स चुनने की कोशिश करी और इसी वजह से हमारा जो लीगल सिस्टम है वो बहुत ही लैग होने लगा। हमारे पास जजेस कम पड़ गए, केसेस 20-20 30-30 साल चलते रहे और इसी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि यूएस में जो है वो प्रेसिडेंट्स के बेसिस पे चलता है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का नहीं बोल रही हूँ, मतलब जो एग्जाम्पल जो पहले के जो रूलिंग जजेस कर चुके हैं उसके बेसिस पे आगे के लॉ बनाए जाते हैं। अब एक बात अच्छी रही कि जो यूएसए का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल यानी कि स्टेट्स को अपने यूनियन से, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और दूसरी स्टेट्स की गवर्नमेंट हो गई, इनको एक दूसरे से अलग हो जाने की शक्तियां प्राप्त है। वहाँ की खुद के झंडे हैं, वहाँ के खुद के एंथम वगैरह भी हैं शायद किसी किसी स्टेट के, यानी कि जैसे मान लीजिए टेक्सास है तो वहाँ वो चाहे तो अलग हो सकता है यूएसए से। लेकिन हमारा जो है ना स्टेट्स और यूनियन का जो है मैच होने के बावजूद हमारा यूनियन स्टेट से कभी अलग नहीं हो सकता। इस तरीके से जो खालिस्तानी वगैरह जो मांग करते रहते हैं ये इनवैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इनको आतंकवादी करार दिया जाता है क्योंकि ये देश के विरोधी हैं एक तरीके से। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है खालिस्तानी वालों का एग्जैक्टली क्या है, वो टेररिस्ट ही कहलाते हैं। तो इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है। उसके बाद आ जाता है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहले हमारे पास जब ये टीवी वगैरह नहीं आए हुए थे, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं थे, तब हमारे पास 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी था। लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि लेजिस्लेचर जो हमारे चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कानून बनाते हैं ऐसे ऐसे धप धप कर करके इस डेस्क पे, वो एमपीज एमएलएज वगैरह सभी। उसके बाद हो गया जो एग्जीक्यूटिव है, जो यानी कि जो अफसरशाही है जो कि ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं, यानी कि पुलिस हो गया या आईएसपीसीएस वगैरह हो गए ये लोग। उसके बाद जो जुडिशरी यानी कि कानून व्यवस्था, वो ये देखते हैं कि हमारा इन कानूनों को क्या कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक है कि नहीं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही हैं कि नहीं है। तो ये इंश्योर करने के लिए जजेस भी बैठते हैं। मतलब अब हमारे जो कानून हैं वो इतने सारे कानून हैं, हमारी दिन की कोई भी सुबह से शाम तक की कोई भी एक्टिविटी है, राइट फ्रॉम जगने से लेकर खाना खाने से लेकर किसी को मर्डर करने तक भी, वो भी लॉज के द्वारा ही जो है गवर्न होते हैं। हमारे पास पहले ऐसे लॉज हुआ करते थे, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, अब हो गया भारतीय न्याय संहिता और हम लॉयर्स की बैंड बची हुई है। एनीवेज मैं लॉ प्रैक्टिस नहीं करती, बट यही सब कुछ है और काफ़ी कठिन और काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉ है और हर साल चेंज होता है। और लैंड रिफॉर्म्स अलग हो गए, टैक्स अलग हो गया, हर चीज़ बदलती रहती है, किताबें जलाई जाती है, ये करा जाता है। एनीवेज ये हो गया हमारे इंडिया का बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ़ौजियों की। फ़ौजियों को दिल से सलाम, मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ और मुझे फ़ौज के लिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत है मन में। मेरा मन दुखता है, मैंने एक चैनल देखा है अभी कुछ दिन पहले, उनको मैं फॉलो कर रही हूँ। वो बहन बेचारी विधवा हो गई है, हालांकि उनके पति शहीद नहीं हुए हैं, किसी वॉर में मारे नहीं गए हैं। उनकी एक छोटी सी बच्ची है 3 साल की, वो कैंसर के पेशेंट थे उनके हस्बैंड, और वो सरवाइव नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, और वो बेचारी विडो हो गई। उसके बाद उन्होंने एक चैनल खोला यूट्यूब में कुछ अपना दिल का दर्द बांटने के लिए, क्योंकि शायद उनके परिवार वाले कुछ, मैंने ज़्यादा उनके वीडियोस नहीं देखे क्योंकि मन दुखता है देखकर एक शहीद की बीवी को ऐसे। और लोग फिर ऐसी बातें करते हैं, इनको पेंशन क्यों दी जाती है, इनको इतनी सारी सुविधाएं क्यों दी जाती है, इनके कैंटीन से क्यों। मैं क्योंकि मेरे पापा खुद इंडियन एयरफोर्स में थे, फ़ौजी थे, तो मैं खुद समझती हूँ इन बातों को, मुझे दिल से हर्ट होता है। आप फ़ौजियों के बारे में क्या जानते हैं? आप जब अपने शहरों में मज़े से एसी में बैठे होते हैं, आपको इस सड़क से उस सड़क में आपको जाने में गर्मी लग जाती है, सर्दी लग जाती है, धूप लग जाती है, पानी लग जाता है, लेकिन आपने कभी फ़ौजी की आपने सोची है? थार के गर्म मरुस्थल में बीएसएफ के हमारे जवान वहाँ पर पापड़ सेक देते हैं रेत के ऊपर, इतनी गर्मी होती है। हमारे जो नेवल जो कमांड होते हैं, जो नेवी होती है इंडियन नेवी, वो समुद्र में रहते हैं, उनको सी सिकनेस, आपको सोच सकते हो कि किस तरीके से अडेप्ट करते होंगे इतने ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, खुजली बुजली ये वो इन्फेक्शन। उसके बाद बर्फीली वादियों में उनको समझ लीजिए फिजिकली मेंटली और करेज और पैट्रियोटिज्म उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और इंटेलिजेंस। आपने अगर एलओसी करगिल नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, मैंने देखी थी और मुझे इतना हर्ट हुआ कि वहाँ पे पाकिस्तानी सोल्जर्स आके ऊपर बैठे थे और 10 बंदों में से सिर्फ एक सोल्जर की जान बचने का चांस था, और लोगों ने इस तरीके से, हमारे इतने काबिल अफसरों ने अपनी जान गंवाई है, सुसाइडल तरीके से वो गए कि हाँ ठीक है हम अपनी इस
इस धरती के लिए जहाँ पे कुछ नहीं उगता है, करगिल द्रास में उसके एक एक हिल के लिए, एक एक पहाड़ों के लिए कितने कितने वीर जवानों ने, कितने इंटेलिजेंट अफसरों ने अपनी जान गंवाई। उनके खून को मैं सलाम करती हूँ और हमेशा जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।